डीपोलराइजेशन में सोडियम का इनफ्लक्स होता है, सोडियम सेल के अंदर एंटर होता है थ्रू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, ठीक है। और रिपोलराइजेशन में पोटेशियम का इफ्लक्स होता है, पोटेशियम बाहर जाता है, ठीक है, किसके थ्रू? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ठीक है। और हाइपरपोलराइजेशन, आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन में क्या काम होता है? सोडियम पोटेशियम पंप। और कुछ? पोटेशियम का इफ्लक्स ही होता है, पोटेशियम के चैनल स्लो होते हैं इसलिए कुछ एक चैनल्स एक्स्ट्रा इफ्लक्स कर देते हैं तो मोर नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद वापस आरएमपी पे लाने का काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, समझ में आ गया? तो सोडियम पोटेशियम पंप आरएमपी जनरेट करने में हेल्प करता है। आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन पोटेशियम का इफ्लक्स ही करता है, ठीक है। पोटेशियम के सारे चैनल्स बंद नहीं होते हैं आरएमपी आने के बाद, कुछ एक ओपन रह जाते हैं तो पोटेशियम और एक्सिस में बाहर चला जाता है, मोर नेगेटिव इनसाइड, तो वो आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। तो आरएमपी जनरेशन में चार चीजें हेल्प करती हैं। पहली, पोटेशियम का इफ्लक्स, ठीक है। सेकेंड, impermeability टू सोडियम। थर्ड, impermeability टू आयंस, तो उतला बना देगा ये मेरे को। और फोर्थ, सोडियम पोटेशियम पंप। क्लियर? याद रहेगी सारी चीजें। ऑल और नन लॉ क्या होता है? या तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या नहीं होगा, ठीक है, स्टिमुलस आने पे। और स्टिमुलस अगर थ्रेशोल्ड से ऊपर कितना भी आ जाएगा, जनरेट एक्शन पोटेंशियल सेम अमाउंट होगा। क्लियर? अब आता है टाइप ऑफ स्टिमुलाई। ये तो पुरानी कहानी है कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है, ठीक है, एक सब थ्रेशोल्ड होता है जो थ्रेशोल्ड से कम होता है, जिसको अपन देंगे तो सिर्फ ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, ठीक है। तो इसका भी डायग्राम आता था पहले, अब डायग्राम बनाने को नहीं आता है, तो पर अगर किसी क्वेश्चन में पूछ लिया तो बना दोगे तो मार्क्स थोड़े अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। डायग्राम और चार्ट जितने अच्छे बने होते हैं ना, मार्क्स उतने अच्छे मिलते हैं, एग्जाम में हेल्प करते हैं। तो ये डायग्राम है स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। कोई भी स्टिमुलस अगर आप किसी भी सेल को दोगे तो वो दो चीजें होंगी, एक तो कितनी स्ट्रेंथ का स्टिमुलस है और एक कितने ड्यूरेशन तक दिया है, ठीक है। कोई सा भी स्टिमुलस, दो चीजें होती हैं स्टिमुलस में, एक तो स्ट्रेंथ, ठीक है, और दूसरा ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन तक आपने वो स्टिमुलस दिया है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे तीन टर्मिनोलॉजीज आती हैं, एक आती है रियो बेस, एक यूटिलाइजेशन टाइम और एक क्रोनिक डी, ठीक है। रियो बेस और क्रोनिक डी डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं छोटे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो रियो बेस और क्रोनिक डी। रियो बेस क्या होता है? वो मिनिमम स्ट्रेंथ विच रिक्वायर्स फॉर जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो रियो बेस क्या है? स्ट्रेंथ, मिनिमम स्ट्रेंथ, ठीक है। किसी भी सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए जो मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है वो है रियो बेस। क्लियर? तो फर्स्ट थिंग इज रियो बेस जो है स्ट्रेंथ, मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। रियो बेस स्ट्रेंथ जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो जिस ड्यूरेशन के लिए चाहिए वो क्या है? यूटिलाइजेशन टाइम, ठीक है। मान लो आपको कोई किसी सेल को स्ट्रेंथ देनी है या किसी चीज को फोर्स लगाना है, वो फोर्स कितने सेकंड्स तक या कितने ड्यूरेशन तक लगाओगे ताकि रेस्पॉन्स जनरेट हो जाए, वो होता है यूटिलाइजेशन टाइम, ठीक है। समझ में आया? मिनिमम स्ट्रेंथ इज रियो बेस जितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए वो होता है यूटिलाइजेशन टाइम, ठीक है। अब हमें कम टाइम पे, टाइम कम है हमारे पास, हमें पावर ज्यादा देनी है, ठीक है, ड्यूरेशन कम है हमारे पास पर स्ट्रेंथ ज्यादा देनी पड़ेगी ताकि हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए, ठीक है। रियो बेस समझ में आ गया? रियो बेस किसी भी सेल को एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए जो मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है वो रियो बेस है, ठीक है। रियो बेस आपको कितने ड्यूरेशन तक देना है वो है यूटिलाइजेशन टाइम, ठीक है। अब दो चीजें हैं, एक स्ट्रेंथ और एक टाइम। हम स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, टाइम कम करेंगे, ठीक है।
किसी भी चीज को फोर्स देना था 5 सेकंड में धक्का देके नीचे गिरा रहे थे, हमें 2.5 सेकंड में ही नीचे गिराना है, ठीक है। तो हमें टाइम को कितना करना है, हाफ, ठीक है। तो डबल ऑफ रियो बेस स्ट्रेंथ जो टाइम आएगा वो होगा क्रोनिक, ठीक है। समझ में आया? ये आपका मिनिमम स्ट्रेंथ है रियो बेस, ठीक है। आपको स्ट्रेंथ करनी थी डबल ताकि टाइम का उतना हो जाए हाफ, ठीक है। तो वो जो हाफ टाइम है वो है क्रोनिक जी। समझ में आया कि नहीं आया, या थोड़े बहुत कंफ्यूज है? किसको समझ में आया बता। क्रोनेक्सी टाइम, वो जो हाफ टाइम है वो क्रोनेक्सी है, ठीक है। देखो ये दो चीजें मैंने एक साइड लिखी हैं, ये दोनों टाइम है, यूटिलाइजेशन टाइम एंड क्रोनेक्सी, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड है वो दोनों टाइम्स है, यूटिलाइजेशन टाइम और क्रोनेक्सी दोनों टाइम्स हैं, और रियो बेस जो है वो स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो मिनिमम स्ट्रेंथ जो चाहिए वो रियो बेस है, उसके लिए जो टाइम चाहिए वो यूटिलाइजेशन टाइम है। आपको टाइम 50% करना है तो स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो जो टाइम आपने 50% किया है वो है क्रोनिक। क्लियर? कोई डाउट? पक्का? अब याद रहेगा, क्रोनेक्सी और यूटिलाइजेशन टाइम दो टाइम्स हैं और रियो बेस स्ट्रेंथ है, ठीक है। मिनिमम जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो रियो बेस है, उसका लिए जो ड्यूरेशन लगेगा वो यूटिलाइजेशन टाइम है, ठीक है। आपने स्ट्रेंथ डबल कर दी, डबल ऑफ रियो बेस, जो टाइम कम हुआ वो है क्रोनेक्सी, ठीक है। कोई डाउट? इसके बाद शुरू होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन सबको पता है क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है न्यूरॉन, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। प्राइमरी फंक्शन है रिसीव वेरियस स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट इट टू अदर न्यूरॉन्स एंड मसल्स, ठीक है। हमारी बॉडी में 10 to 11 न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, 10 to power 11, और सपोर्टिंग सेल्स जो होती हैं वो इससे 10 to 30 टाइम्स मोर होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, नाम बताओ कुछ एक दो तो। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, कौन सी सेल्स? श्वान सेल्स, और एस्ट्रोसाइट्स, और माइक्रोग्लिया, और एपेंडाइमल सेल्स। चलो सारी सेल्स पता है तुम्हें। तो न्यूरॉन्स, स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, तो आज के लेक्चर में जो अब इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो सबसे लास्ट में आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट ले लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, इसमें सोमा होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, और एक एक्सॉन होता है, ठीक है। सेल बॉडी को सोमा कहते हैं, उससे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस जो निकलते हैं वो डेंड्राइट्स होते हैं, जो कि सिग्नल को रिसीव करेंगे, और एक एक्सॉन होता है, ठीक है, जो आगे सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, वो होता है एक्सॉन, ठीक है। न्यूक्लियस, इसमें 1 न्यूक्लियस होता है, कभी कभी 2 न्यूक्लियस हो सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे जो सेल में होते हैं वो सब होंगे इसमें, ठीक है, वो सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडीज होंगी, ठीक है। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि नर्वस सिस्टम में सेल्स क्यों डिवाइड नहीं होती, क्योंकि सेल्स न्यूरॉन्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते। सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है? डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सारे क्रोमोसोम्स को 2 साइड जाता है सेंट्रियोल, तो अगर सेंट्रियोल्स ही नहीं है तो क्रोमोसोम्स डिवाइड ही नहीं होंगे, तो सेल डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हैं एक होता है निसल ग्रेन्यूल्स, एक होता है न्यूरोफिलामेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपकी जो 2 मेन डिजीज हैं उसमें ये है। निसल ग्रेन्यूल्स आपको जो सबसे कॉमनली दिखते हैं वो मिलते हैं रेबीज में। तो रेबीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें पोस्टमार्टम डायग्नोसिस जो होता है वो निसल ग्रेन्यूल्स से होता है, ठीक है। निसल बॉडीज भी बोलते हैं उनको।
तो ये नॉर्मली होते हैं। रेबीज में क्या होता है, इनके साथ जो वायरस है वो रिएक्ट करता है, ठीक है। द स्टैक ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो राइबोसोम चिपके हुए होंगे, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। राइबोसोम एंड पोलिसोम्स एक्सटेंड इनटू द डेंड्राइट्स बट नॉट इन द एक्सॉन्स, ठीक है। तो जो इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कोई भी वायरस जो हमारी बॉडी में एंटर करता है वो सारी जो मशीनरी यूज करता है खुद के रीजनरेशन के लिए, वो हमारी बॉडी की यूज करता है, ठीक है। प्रोटीन्स बॉडी से बनवाता है, खुद कुछ नहीं करता, बस अंदर आके होस्ट में बैठा रहता है और बॉडी उसके लिए सारा काम करती रहती है। तो वो RER से, निसल ग्रेन्यूल से बहुत ज्यादा फॉर्मेशन हो जाता है रेबीज में, तो ये एक डायग्नोस्टिक फैक्टर होता है, ठीक है। दूसरा न्यूरोफिलामेंट्स, ये सबसे ज्यादा जो देखे जाते हैं वो एल्जाइमर्स में बड़े फेमसली मिलते हैं, ठीक है, चेंज होने के बाद। तो एल्जाइमर्स का डायग्नोसिस, स्टेजिंग, वो सब डिपेंड करता है इन पे, न्यूरोफिलामेंट्स पे, ठीक है। इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताएं। न्यूरोफिलामेंट, न्यूरोफिब्रिल्स, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। जब सेल फिजियोलॉजी पढ़ी थी तब आए थे माइक्रोफिलामेंट्स, आए थे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, वही सारे होते हैं। तब भी नाम आया होगा एल्जाइमर का, आया था नहीं आया था? नहीं आया, कोई बात। इन एल्जाइमर डिजीज द न्यूरोफिलामेंट्स फॉर्म द न्यूरोफिब्रिली टैंगल्स, टैंगल्स मतलब झुंड, ठीक है, गुच्छे से बन जाते हैं। वो जितने ज्यादा गुच्छे होते हैं वो स्टेजिंग और उसकी, आपको स्टेजिंग एल्जाइमर की वो सब डिसाइड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस में एल्जाइमर में हेल्प। फंक्शन ऑफ सोमा, सोमा कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैपेबल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, सब काम ही करती है। द सोमा एट वन एंड गिव्स राइज टू स्मॉल ब्रांचिंग कॉल्ड डेंड्राइट एंड द अदर एंड अ लॉन्ग प्रोसेस कॉल्ड एक्सॉन, ठीक है। डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करेंगे, एक्सॉन सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करेंगे। डेंड्राइट्स न्यूमरस शॉर्ट एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये सोमा से निकले हुए छोटे छोटे डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, ये आगे जाके डेंड्राइट बनेंगे, ये इनमें और, ठीक है। तो ये सारे डेंड्राइट्स हैं जो सोमा से निकल रहे हैं, क्लियर। रिसीव द इनकमिंग सिग्नल फ्रॉम अदर सेल्स एंड ट्रांसमिट इट टू सेल बॉडी, कैन कॉज प्रोटीन सिंथेसिस एंड कंडक्ट द एक्शन पोटेंशियल। एक सेल में ऑलमोस्ट 10,000 डेंड्राइट्स होते हैं। जब भी आप कुछ नया सीखते हो एक डेंड्राइट बनता है, ठीक है, वो डेंड्राइट क्या करता है, सिनेप्स बनाता है दूसरे चीजों से, ठीक है, और उससे आपकी लर्निंग होती है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना बार बार रिवाइज करना होता है। तो आज एक नया डेंड्राइट बनेगा, उसने सिग्नल रिसीव किया जो हमने बोला या सुना, उसने दूसरे डेंड्राइट से या एक्सॉन से अटैच करा, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो वो 1 महीने 2 महीने बाद टूट जाएगा। अब आपको वापस नए सिरे से वो डेंड्राइट क्रिएट करना है, फिर वापस वही चीज पढ़नी पड़ेगी, फिर वो डेंड्राइट वापस आएगा, फिर वापस अटैच होगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं बार बार रिवीजन करोगे तो क्या होगा, डेंड्राइट्स नए बनेंगे, आपस में अटैच होंगे, साइनेप्स बनाएंगे और साइनेप्स स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। इसलिए जितना रिवीजन करता है उतना याद रहता है, जो रिवीजन नहीं करते वो भूल जाते हैं, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेंड्राइट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्स, ठीक है। साइनेप्स पूरी कहानी बाद में आएगी। एक्सॉन्स, एक्सॉन्स और द एक्सिस सिलेंडर ऑफ द न्यूरॉन्स फॉर्म द नर्व फाइबर। हर नर्व का फाइबर होता है, तो जो एक्सॉन होता है वो नर्व फाइबर का जनरेशन है, वो या एक्सॉन को ही हम नर्व फाइबर कहते हैं, ठीक है। लॉन्ग ट्यूबुलर प्रोसेस दैट एक्सटेंड अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू ट्रांसमिट आउटपुट सिग्नल्स टू टारगेट ऑर्गन, ठीक है। एक नर्व या तो दूसरी नर्व को सिग्नल देगी या मसल को सिग्नल देगी, ठीक है। जब मसल को सिग्नल देती है तो वहां पे क्या फॉर्मेशन होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, और दूसरी नर्व को देगी तो सिनेप्स, ठीक है। क्या हुआ क्लास के बीच में, पहले जाना था, चल जा। arises from a thickened tapered area of the cell body called the axon hillock, ठीक है। कल नाम आया था एक्सॉन हिलॉक का, आया था, कुछ ही लोगों को पता है कि आया था, एक किसी स्लाइड में गलती से नीचे लिखा हुआ था कल एक्सॉन हिलॉक। चलो, तो जहां से एक्सॉन जनरेट होता है या डिराइव होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। एक्सॉन का इनिशियल सेगमेंट। एक्सॉन हिलॉक इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा
अमाउंट में सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। तो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वो यहीं से जनरेट होगा एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, क्लियर? द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेट एट द इनिशियल सेगमेंट, उसके बाद कहां से जनरेट होगा? नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो वो आएगा तो लिख देना, एक्सॉन इज अ सिंगल लॉन्ग एंड थिन प्रोसेस of nerve cell which terminates away from the nerve cell body. Dendrites multiple short thick tapering processes होते हैं which terminate near the nerve cells. ठीक है, डेंड्राइट्स छोटे छोटे होते हैं तो सेल के पास में खत्म हो जाते हैं, एक्सॉन लंबा होता है, दूर तक जाता है। ठीक है, एक्सॉन लेयरली ब्रांचेस एट द राइट एंगल। ठीक है, बट एंड जो होता है वो डिवाइडेड होता है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। डेंड्राइट्स हाईली ब्रांच्ड होते हैं। एक्सॉन्स में निसल ग्रेन्यूल्स नहीं होते, डेंड्राइट्स में होते हैं। नर्व इम्पल्सेस ट्रेवल अवे फ्रॉम द बॉडी, तो एक्सॉन को सिग्नल बाहर देना है तो वो अवे फ्रॉम द सोमा से होगा और डेंड्राइट्स का टुवर्ड्स द सोमा होगा। ठीक है, टाइप ऑफ एक्सॉन दो तरह के होते हैं, एक माइलिनेटेड, एक अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड, जो भी नाम तुम्हें अच्छा लगे वो याद रख लेना। ठीक है, अनमाइलिनेटेड ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, माइलिन शीट इज फॉर्म बाय श्वान सेल्स। ठीक है, कहां पर? सीएनएस में या पीएनएस में? पीएनएस में। सीएनएस में कौन करता है? आज की क्लास तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। द गैप्स बिटवीन द श्वान सेल्स आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, जहां पे एक्सोलिमा एक्सपोज होती है ईसीएफ से, एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल फ्रॉम नोड टू नोड, इसको हम बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइलिनेशन, माइलिनेशन करना इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंडक्शन। ठीक है, तो अगर सिग्नल नॉर्मल ट्रेवल करेगा तो स्लो जाएगा, प्लस चैनल से लीक हो जाएगा, ज्यादा चैनल्स होंगे तो सिग्नल लीक भी हो जाएगा, तो सिग्नल धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, माइलिनेशन में कम नहीं होता। इट रिड्यूस एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ द सेल, इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग टू द एक्सॉन, क्योंकि आपकी नर्व सेल जो होती है वो दोबारा नहीं बनेगी, तो अगर डैमेज हो गई तो खत्म। ठीक है, तो इसलिए एक्सॉन पे क्या होता है? कवरिंग होती है। वैसे खत्म नहीं होती है, रीजनरेशन होता है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, रीजनरेशन होगा पर उसमें बहुत टाइम लगता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन में कौन कौन से दो मैटर होता है? व्हाइट और ग्रे। तो जहां पर भी माइलिनेशन होगा वो व्हाइट, जहां माइलिनेशन नहीं होगा वो ग्रे। कंपोजिशन ऑफ माइलिन शीट में, माइलिन कंटेन प्रोटीन, लिपिड्स, वाटर। मेन लिपिड्स आर कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स। कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो पढ़ाने के लिए लाना होता है तो पढ़ा दिया। माइलिन शीट डिफेक्ट, माइलिन शीट कैन बी सीरियसली इम्पेयर्ड एंड देयर कैन बी एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ लिपिड। ठीक है, ये कुछ डिजीज में हो जाता है, तो वो डिजीज के नाम आगे आएंगे जब मैं अप्लाइड पढ़ाऊंगा। आप कहाँ से हैं? क्या इमरजेंसी? रिश्तेदार को बुलाया तो बता के जाता ना, वो उस दिन फ्रैक्चर था तो भी बता के गई थी। चलो, डिफरेंस बिटवीन माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड। ठीक है, ये दे रखा है तुम्हारी बुक में, उसमें से पढ़ लोगे या पढ़ाऊं? कहाँ से है तू? कहाँ से है? तो तू तो बिना पूछे घुस रहा है, बिना पूछे। किससे पूछा? मैंने तो ना तो तेरे को हाँ बोला। ये तो 10:30 बजे हॉस्टल से आके क्या करेगा? यहाँ बैठ जा, अटेंडेंस नहीं मिलेगी, बैठ जा। तो माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड। माइलिनेटेड एक्सॉन्स का लार्ज डायमीटर होता है। ठीक है, अनमाइलिनेटेड का स्मॉल डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग क्या चाहते हो? एब्सेंट लगाऊं? क्यों मक्खी की तरह भिनभिना रहे हो? नहीं पढ़ना तो चुप मुंह बंद करो और बैठे रहो, सो जाओ सारे के सारे हेड डाउन करके।
माइलिनेटेड नर्व्स हैव एक्सॉन्स ऑफ लार्ज डायमीटर्स, अनमाइलिनेटेड में एक्सॉन्स का डायमीटर कम होता है, ठीक है। जितना ज्यादा माइलिनेशन होगा उतना ज्यादा डायमीटर बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा डायमीटर बढ़ेगा उतना ज्यादा सिग्नल कंडक्शन की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। एक्सॉन सराउंडेड बाय कंसेंट्रिक लेयर ऑफ श्वान सेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सॉन सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म ऑफ श्वान सेल्स, ठीक है। तो श्वान सेल्स अनमाइलिनेटेड माइलिनेटेड दोनों के साथ में होती हैं, बस जब श्वान सेल माइलिन का फॉर्मेशन कर देती है तो वो माइलिनेटेड होती है, ठीक है। नर्व इम्पल्सेस जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर, इसमें डायरेक्ट जाते हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वोल्टेज गेटेड चैनल्स आर मोर, इसमें बहुत कम होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, तभी कंडक्शन फास्ट, ठीक है। एग्जाम्पल्स जब आते जाएंगे सीएनएस में एनएस में तब बताएंगे, ठीक है। टाइप ऑफ एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट, तो एक्सॉन का सिग्नल ट्रांसमिशन कौन सी डायरेक्शन में होता है? अवे द बॉडी, ठीक है। ये चीज है एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक्सॉन के अंदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट, ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। वो सिग्नल है जो कि एक्सॉन हिलॉक्स से एक्सॉन टर्मिनल जाएगा, ये सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, केमिकल्स हैं जो एक्सॉन में दोनों साइड मूव करेंगे, बॉडी से टर्मिनल तक, टर्मिनल से बॉडी तक, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि रिट्रोग्रेड भी होता है। एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल बॉडी टू द एक्सॉन टर्मिनल, तो कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर वो बनता कहाँ है? सेल बॉडी में, वहां से आता है एक्सॉन के टर्मिनल पे, ठीक है, वहां रिलीज हो जाता है। फिर होता है रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल टू सेल बॉडी, ठीक है। ये होता है जैसे वायरसेस का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसे रेबीज है, डॉग बाइट कहाँ पे होती है? हाथ पे, ठीक है। तो रेबीज में ज्यादातर क्या होता है? मोटर नर्व्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सेंसरी नर्व्स में नहीं होती, मोटर में होती है। और मोटर नर्व्स जो भी होती हैं उनका जो बॉडी होती है वो ब्रेन की साइड होती है। डॉग ने बाइट किया हाथ पे, कहाँ पे? एक्सॉन टर्मिनल पे, तो वहां से जो भी वायरस है वो रेट्रोग्रेड ट्रांसफ्यूज करता है, ठीक है, और कहाँ तक जाता है? बॉडी तक। क्लियर? टॉक्सिन्स, टिटनेस टॉक्सिन, नर्व ग्रोथ फैक्टर्स और साइनेप्टिक ट्रांसमीटर्स का रीअपटेक, ठीक है। आपने रिलीज करा न्यूरोट्रांसमीटर्स को, वो यूज हुए, कुछ एक बच गए, वापस लेंगे, वापस सेल बॉडी के पास भेजेंगे, वो उसको पैकेट में बंद करेगा, वापस भेज देगा, ठीक है। ट्रांस न्यूरल ट्रांसपोर्ट, ये जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में वाया साइनेप्स, ठीक है। फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स, तो ये फंक्शन बता दिए सेल बॉडी की। और डेंड्राइट का काम है रिसेप्टर जोन, एक्सॉन हिलॉक्स का काम है जनरेशन प्रोपगेशन, एक्सॉन का काम है ट्रांसमिशन, और एक्सॉन टर्मिनल का काम है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन्स, तो इसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। अभी के लिए नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आगे की उसमें जाओगे फेजेस में एमबीबीएस के, तब इनके बारे में डिटेल्स आएगी। अभी के लिए नाम इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूरोट्रोपिन्स, ग्रोथ फैक्टर्स में सिलियरी न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, ग्लायल सेल लाइक ल्यूकेमिया, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे डायग्नोस होता है, वो सारा आगे की क्लास में, अभी इतना दिमाग में घुसाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी के लिए कोई नाम पूछ ले कभी गलती से, तो जितने ग्रोथ फैक्टर के नाम याद आए बता देना, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, न्यूरॉन्स ग्रोथ फैक्टर्स, कुछ भी याद नहीं आए तो अपनी मर्जी से बना देना, ठीक है। आरबीसी ग्रोथ फैक्टर बना देना, न्यूरॉन ग्रोथ फैक्टर, जो मन आ रहा है वो बना, गलत होगा तो हो जाए, ठीक है। So neurotrophins, they are trophic proteins of the neurons, promote nerve growth and survival, ठीक है। They are produced by the nerve, muscle, glands, astrocytes, सारी। Nerve growth factors है, brain derived neurotropic factors है। Types of neurons, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन जो है ये एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ एक के बारे में नहीं लिखना है, ठीक है।
जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन पूछते ना, तो आप सिर्फ लिख देते हो ऑन द बेसिस ऑफ माइलिनेशन, ठीक है, या ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस जो फर्स्ट दे रखा है। ऐसे नहीं लिखना है, उसको पूरा क्लियर लिखना है, सारे जितने टाइप से हम क्लासिफाई करेंगे वो सारे लिखना है, ठीक है। जैसे पहला लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्रोसेस, दूसरा लिखा है लेंथ ऑफ एक्सॉन, थर्ड इज फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, पैटर्न ऑफ डेंड्राइट, ठीक है, या माइलिनेशन नॉन माइलिनेशन। तो ये सारे क्लासिफिकेशन लिखोगे तब पूरे नंबर मिलेंगे। अगर कोई एक लिखते हो तो वो नंबर 1/4 या 1/5 ऐसे मिलेगा। क्लियर? तो सारे क्लासिफिकेशन लिखने हैं। पहला नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कौन कौन से होते हैं कुछ पता है? यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर और स्यूडो यूनिपोलर। यूनिपोलर जिसमें सिंगल प्रोसेस होता है, ठीक है, ये। स्यूडो यूनिपोलर जिसमें सेल बॉडी से निकलता तो एक पोल है, एक एक्सॉन है, वो बाद में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर। ये फेमस होता है डोर्सल रूट गैंग्लियन में। डोर्सल रूट गैंग्लियन मिलता है, कहाँ मिलता है? स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो डोर्सल रूट गैंग्लिया जो स्पाइनल कॉर्ड का होता है वो स्यूडो यूनिपोलर होता है, ठीक है। उसके बाद होता है बाइपोलर, जिसमें दो प्रोसेस निकलते हैं, बाइपोलर सेल्स ऑफ रेटिना, सबसे फेमस जो है वो यही होता है, ठीक है, इससे दो निकलता है, ठीक है। एक आगे जाएगा, वो आगे डेंड्राइट्स बनाएगा, एक एक्सॉन बनाएगा, ठीक है। एक्सॉन सेल में हमेशा एक ही रहेगा, बाकी उसके अलावा जो भी प्रोसेस निकलेंगे वो डेंड्राइट, ठीक है। चाहे वो ये सिंगल भी अगर होता, आगे सिंगल भी होता तो भी ये डेंड्राइट ही होता, ठीक है। तो एक ही एक्सॉन होगा, बाकी सब डेंड्राइट्स होंगे। एक्सॉन कभी भी किसी भी सेल में मल्टीपल नहीं होगा। डेंड्राइट्स मल्टीपल हो सकते हैं, एक्सॉन मल्टीपल नहीं। क्लियर? उसके बाद मल्टीपोलर जिसमें एक एक्सॉन है और बाकी सारे सेल से डेंड्राइट। क्लियर? कोई डाउट इसमें? यूनिपोलर का एग्जाम्पल एएनएस में मिलता है बेसिकली, ठीक है। एएनएस इसके बाद पूरा सिस्टम आएगा, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक तब आए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ एक्सॉन, ठीक है। लेंथ के अकॉर्डिंग दो टाइप का होता है, गोल्जी टाइप 1 और गोल्जी टाइप 2, ठीक है। गोल्जी टाइप 1 में लॉन्ग एक्सॉन होता है, जैसे ये सेल बॉडी है, ठीक है, छोटी सी सेल बॉडी है, इससे एक एक्सॉन निकला है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अगर एक्सॉन की लेंथ लॉन्ग है, बड़ा एक्सॉन है, तो उसको बोलते हैं गोल्जी टाइप 1, ठीक है। और एक्सॉन अगर शॉर्ट है, जिसमें सेल बॉडी से सारे इतने सारे एक साथ झुंड निकला, इसमें से कोई एक एक्सॉन होगा, ठीक है, बट सबकी लेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो अगर एक्सॉन की लेंथ शॉर्ट है तो वो गोल्जी टाइप 2, एक्सॉन की लेंथ लॉन्ग है तो वो गोल्जी टाइप 1। क्लियर? फिर आता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, एक होता है सेंसरी, एक होता है मोटर, ठीक है। ये सबको पता होगा सेंसरी का काम क्या है। क्या होता है सेंसरी न्यूरॉन्स का काम? सिग्नल्स ब्रेन तक लेके जाना, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक, और मोटर का काम वापस लेके आ रहा, ठीक है। हाफ फ्रंट या ई फ्रंट, ये याद रहता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेंड्राइटिक पैटर्न, तो जो पहले अपन ने लॉन्ग और शॉर्ट एक्सॉन पढ़े थे, गोल्जी टाइप 1 और 2, वही वाले हैं, ठीक है। ब्रेन के अंदर बहुत सारी सेल्स है, सेरिबेलम में पिरामिडल सेल होती है, ठीक है। तो ये दिख रहा है, इस सेल बॉडी से निकले, यहाँ पे ये छोटे छोटे डेंड्राइट्स हैं, और छोटे होते गए, धीरे धीरे खत्म हो गए, ठीक है। तो एक पिरामिड के फॉर्म में होते हैं, तो ये पिरामिडल सेल्स हैं, ठीक है। एक स्टेलेट है जिसमें सारे डेंड्राइट्स लगभग बराबर होते हैं, ठीक है, और झुंड में निकलते हैं, ठीक है। तो डेंड्राइटिक पैटर्न अगर झुंड में है तो स्टेलेट सेल, और ये जो पिरामिड के फॉर्म में तो पिरामिड, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट? चार तरीके का क्लासिफिकेशन अपन ने यहाँ बताया, एक तो नंबर ऑफ प्रोसेस के बेस पे, सेकंड बेस्ड ऑन एक्सॉन लेंथ, थर्ड फंक्शन, फोर्थ डेंड्राइटिक पैटर्न, और एक फिफ्थ होता है वो होता है माइलिनेशन, ठीक है। तो ये 5 टाइप से क्लासिफाई करना है न्यूरॉन्स को, एग्जाम में आएगा तो ये लिखना है। क्लियर? अब जो न्यूरॉन्स हैं वो मिलके क्या बनाएंगे?
सारे के सारे नर्व, ठीक है, सारे न्यूरॉन्स मिलके क्या बनाएंगे, नर्व बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो ये उसका अरेंजमेंट होता है। सिंगल एक्सॉन जो होता है, ठीक है, ये सिंगल एक्सॉन होता है एक सिंगल नर्व फाइबर, एक नर्व फाइबर सिंगल एक्सॉन, उसके ऊपर कवरिंग होती है किसकी, एंडो, नींद आने लग गई क्या, अभी तो नहीं हुए 40 मिनट यार, एंडोन्यूरियम, ठीक है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको बार बार आएगी, न्यूरियम की जगह पे कार्डियम आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से 3-4 बार आएगी, अब पूरी बॉडी में यही टर्मिनोलॉजी चलेगी, एंडो, ठीक है, फिर एपी, पेरी, क्लियर। बोन्स में भी यही आएगी टर्मिनोलॉजी, सुना होगा बोन्स में क्या बोलते हैं, एंडोऑस्टियम, ठीक है। कार्डियक में बोलते हैं हम कार्डियम, ठीक है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, ठीक है। इस तरीके से टर्मिनोलॉजी चलती है। तो सिंगल नर्व फाइबर को जो कवर करता है वो एंडोन्यूरियम, कई सारे एंडोन्यूरियम्स के जो पाउचेस होते हैं उनको जो बाइंड करता है पेरीन्यूरियम, कई सारी पेरीन्यूरियम्स जो बाइंड होती है वो बनाती है एपिन्यूरियम, और पूरी एक नर्व, ठीक है, क्लियर। एंडोन्यूरियम, पेरीन्यूरियम और एपिन्यूरियम। न्यूरोग्लिया सेल्स दो तरह से देखेंगे हम, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनके काम मैं बताऊंगा, यहां नहीं लिखे हुए तो लिख लेना। पहली होती है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट का काम ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन, ठीक है। एस्ट्रोसाइट जो होती है वो स्टार शेप की होती है, स्टार में प्रोजेक्शन निकले होते हैं, तो जो प्रोजेक्शन एस्ट्रोसाइट में निकले होते हैं इस तरह फिंगर लाइक, तो दो आसपास की एस्ट्रोसाइट आती हैं, इस तरह से बाइंड हो जाती हैं, यहाँ पे एक बैरियर बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। दूसरा ओलिगोडेंड्रोसाइट, इसका काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट, ठीक है, इन सीएनएस। एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है, ये एपेंडाइमल सेल्स जो होती हैं ये बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं, ठीक है, क्लियर। अलग अलग टाइप की होती हैं। फिर आती है माइक्रोग्लाया। माइक्रोग्लाया माइक्रोग्लाया फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। हमारी बॉडी में जो फैगोसाइटिक सेल्स है ना, उनके अलग अलग एरिया में अलग अलग सेल्स हैं, सबके बहुत सारे नाम हैं। लिवर में क्या होता है नाम, फेमस है कॉपर सेल्स, ठीक है। ब्लड में मोनोसाइट्स, ठीक है, या और स्किन में, स्किन में तो कोई बात नहीं, नहीं पता तो अभी आ जाएगा बाद में, ठीक है। लैंगरहैंस सेल्स, ठीक है। तो अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग मास सेल्स हैं, काम सबका एक ही है, ठीक है, फैगोसाइटिक सेल्स, क्लियर। न्यूरोग्लिया एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक तो सैटेलाइट सेल्स होती हैं, कैप्सुलर सेल्स होती हैं, और एक श्वान सेल्स होती है। सैटेलाइट या कैप्सुलर सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, और श्वान सेल्स जो होती है वो फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट इन पीएनएस, ठीक है। कोई डाउट, अलग अलग टाइप की सेल्स, ये माइक्रोग्लिया सेल्स है, ठीक है, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है जो कि एक्सो के चारों तरफ माइलिन का फॉर्मेशन कर रही है, ये एपेंडाइमल सेल्स हैं, ठीक है, क्लियर। ये एस्ट्रोसाइट्स है, बहुत सारे प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, ये सारे प्रोजेक्शन आपस में बाइंड हो जाएंगे और ब्लड ब्रेन बैरियर को, क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में। बेस्ड ऑन फंक्शन 3 तरह से हो सकते हैं, मोटर, सेंसरी या सेंसरी मोटर, ठीक है। अगर सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स होंगे तो मोटर होगा, सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे सेंसरी होगा, दोनों न्यूरॉन्स होंगे मोटर और सेंसरी तो सेंसरी मोटर होगा, ठीक है। माइलिनेशन के बेसिस पे माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड, और डायमीटर और कंडक्शन वेलोसिटी के बेसिस पे एल्लेंगर गेसर और न्यूमेरिकल। ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट टेबल बनाने को आएगी, ठीक है।
सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट द एर्लैंगर ग्रेसर क्लासिफिकेशन, पूरा क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। हमारी बॉडी में 3 तरह के नर्व फाइबर से ए, बी और सी, ठीक है। कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। ए को हमने 4 पार्ट में डिवाइड करा है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है। सबसे ज्यादा डायमीटर किसका है? ए अल्फा, 12 से 20 माइक्रोमीटर का, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा डायमीटर है तो कंडक्शन वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा डायमीटर है किसकी वजह से होगा? माइलिन की वजह से। तो ऊपर से नीचे आप आओगे तो कंडक्शन वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है, डायमीटर कम होता जाएगा, माइलिनेशन कम होता जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आपको एग्जाम में कुछ भी याद नहीं रहे तो ए, बी, सी, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा याद रहेगा, ठीक है। ऊपर लिख देना लार्जेस्ट डायमीटर, नीचे लिख देना मिनिमम डायमीटर, बीच में अपनी मर्जी से कुछ भी छाप देना, ठीक है। ऊपर लिख देना मैक्सिमम कंडक्शन स्पीड, नीचे लिखना मिनिमम कंडक्शन स्पीड, बीच में कुछ भी छाप देना। ऊपर माइलिनेशन, बीच में नॉन माइलिनेशन, कुछ भी छाप देना, ठीक है। तो सिर्फ ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली याद रखनी है, बीच वाला अपनी मर्जी से लिख सकते हो। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? है ये लिख सकते हैं? मोहित कहाँ गया आज? ये रहा, मोहित लिख सकता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डायमीटर ए अल्फा, ठीक है। अब वैल्यूज तुम्हें याद रहती है तो ठीक है, नहीं रहती है तो कोशिश मत करना, क्योंकि सारी चीजें ज्यादा पढ़ोगे ना तो जो भी पढ़ रखा है वो भी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपल याद रखना, सबसे ऊपर वाली का डायमीटर सबसे ज्यादा है, कंडक्शन वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। और सबसे पहले सिग्नल पता कहां से चलना चाहिए? पैर में दर्द होता है तो तुरंत पैर दबाते हो, पेट में दर्द होता है तो थोड़ी बहुत देर कंट्रोल हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? बताओ। नहीं, वो वाला दर्द मत बताओ ना पेट का जिसकी वजह से स्कूल नहीं जाते थे, वो तो सारे दर्द से बड़ा है ना। सबके हुआ है पेट में दर्द स्कूल जाने से पहले? हुआ है? झूठ मत बोलो, सबके हुआ होगा, कभी ना कभी जिंदगी में सबके होता है, ठीक है। तो जब भी आपके मेन सोमेटिक मोटर सेंसेशन होता है या प्रोप्रियोसेप्शन होता है, ठीक है। चलते चलते पैर कभी मुड़ जाता है तो गिरते हो या संभल जाते हो? है? अगर बहुत ही ज्यादा मुड़ गया तो पड़ोगे ही, है ना। तो थोड़ा बहुत मुड़ता है तो संभलते हो, उसको हम बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। आपके जॉइंट्स के अंदर रिसेप्टर है, वो आपके बॉडी बैलेंसिंग को मेंटेन करता है, ठीक है। तो वो सिग्नल सबसे पहले जाता है, क्योंकि अगर वो सिग्नल सबसे धीरे जाएगा तो गिरने के बाद बॉडी आपको सीधा करेगी तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, डैमेज तो हो गया, गिर गए, ठीक है। तो वो सिग्नल सबसे पहले जाता है सोमेटिक मोटर्स के, प्रोप्रियोसेप्शन के, ठीक है। टच, प्रेशर, पेन, ये सारे क्लियर। सिंपल क्लासिफिकेशन है, एबीसी याद रखना है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा याद रखना है। ऊपर वाला सबसे ज्यादा डायमीटर है, सबसे ज्यादा कंडक्शन वेलोसिटी है, सबसे ज्यादा माइलिनेटेड है, ठीक है। कोई डाउट? इसके बाद आता है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, 1A, 1B, 2, 3 और 4, ठीक है। जो एर्लैंगर ग्रेसर का क्लासिफिकेशन था उसी को चेंज करके न्यूमेरिकल कर दिया, ठीक है। उसमें भी 1A जो है वो सबसे ज्यादा थिकेस्ट होते हैं, ए अल्फा, सबसे ज्यादा कंडक्शन वेलोसिटी होगी, ठीक है। फोर्थ वाले जो होते हैं वो सी फाइबर वाले हैं, सबसे कम डायमीटर है, सबसे कम कंडक्शन वेलोसिटी होगी, सबसे कम माइलिनेशन, क्लियर। तो टेबल उसी हिसाब से याद रखनी है, 1A, 1B, 2, 3, 4। कोई डाउट? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है ससेप्टिबिलिटी बाय वेरियस एजेंट, ठीक है। हाइपोक्सिया क्या होता है? ऑक्सीजन एट लैक ऑफ ऑक्सीजन, कहां पे? लैक ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड। और हाइपोक्सिया क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और विगरस एक्सरसाइज के टाइम। मैं पूछ रहा हूं होता क्या है, कब होता है, ये तो मैं नहीं बता रहा, क्या होता है? हाइपोक्सिया इज लैक ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कम हो सकती है, एटमॉस्फेयर में अच्छी भी होगी तो भी हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है।
तो लैक ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल, अगर टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो वो है हाइपोक्सिया, ठीक है। वो हाइपोक्सिया के टाइप जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरी एक क्लास है, ठीक है, और उस पर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, वो तब पढ़ेंगे। अभी के लिए हाइपोक्सिया इतना है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल, उसमें सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होता है बी फाइबर, सबसे पहले डैमेज हो जाता है बी, ठीक है। इसको याद रखने की कोई ट्रिक नहीं है, याद ही रखना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, ठीक है। हाइपोक्सिया में बी, ठीक है, प्रेशर में ए, जो सबसे ज्यादा मोटा है उस पर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। जो सबसे ज्यादा मोटा होता है फाइबर, क्योंकि वो इजीली कंप्रेस हो जाए, जो फाइबर है ही बहुत पतला था वो मिलेगा ही नहीं दबाने के लिए, जब मिलेगा ही नहीं तो फिर कंप्रेस होगा, तो मोटे फाइबर जल्दी कंप्रेस हो जाता है। और लोकल एनेस्थीसिया में टाइप ए आर मोर ससेप्टेबल, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? तो जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है वो याद रखना है न्यूमेरिकल और एल्लेंगर-गेसर क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है।